Myself, Mohammad Aftab Ahmed. I'm studying medicine at International University of Kyrgyzstan. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज इन पेडियाट्रिक्स। मेनली बच्चों में और बड़ों में इनके सिम्टम्स कॉमन होते हैं, लेकिन आज हम मेनली इसको डिस्कस करेंगे पेडियाट्रिक्स में। ये डिजीज़ क्या है, पहले मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझा दूं कि नॉर्मली ये डिजीज़ होता है तकरीबन 1 से 1.5 माह के बच्चों से लेकर 1.5 से 2 साल के बच्चों में ये कॉमन होता है। ये क्या है कि बच्चों को दूध पिलाएं, कोई भी चीज़ बच्चे खाते हैं साथ ही वो वोमिटिंग कर देते हैं, जो भी खाते हैं वो बाहर निकाल देते हैं। ऐसा क्यों होता है और इसकी क्या वजूहत है और किस तरह इसको रोका जा सकता है। इसको मेडिकल की टर्म में कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक होता है कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, ये रिफ्लक्स हर एक में होता है, बाय बर्थ टिल डेथ सबके अंदर ये मौजूद है। ये रिफ्लेक्स क्या है कि हमने खाना खाया, हमारी जुबान ने खाने को हमारी जो खाने की नाली है उस तक पहुंचाया, खाने की नाली से वो हमारे स्टोमक में चला गया। ये रिफ्लेक्स है कि जुबान ने उसे पीछे किया, नाली के थ्रू वो नीचे आ गया हमारे स्टोमक में। ये सिंपल रिफ्लेक्स है। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, यानी इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों में या बड़ों में, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, साथ हम डिजीज लगा देते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसकी सबसे पहले है कॉजेज ये है कि हमने बच्चे को ज्यादा लिक्विड डाइट दे दी हो, यानी हमने बच्चे को, अगर सपोज हमने बच्चे को दलिया ही खिलाया है, उसमें ज्यादा पानी डाल दिया हो, ज्यादा लिक्विड कर दिया हो, वो हो जाए। उसके बाद स्पाइन पोजीशन, बच्चे को हमने सीधा लिटाया, उसका जो दूध पिलाने के बाद या कुछ खिलाने के बाद बच्चे को बिल्कुल सीधा लिटा दिया, उसका सर है ना जो, वो उसकी नेक और सर वो भी बिल्कुल ऐसे प्लेन है। उसकी वजह से भी खाना वापस आ जाता है बच्चों में, क्योंकि अभी ये रिफ्लेक्स फुली डेवलप नहीं होता, उसकी वजह से वॉमिटिंग कर देते हैं। उसके अलावा शॉर्ट इसोफेगस, बच्चों की जो इसोफेगस ये नाली है, खुराक की नाली है, जुबान के बाद हमारे तालू के नीचे ये जो नाली आती है ये इसोफेगस इसे कहते हैं। ये नाली बच्चों में छोटी होती है, उसकी वजह से भी खाना वापस आ जाता है और वॉमिटिंग कर देते हैं। उसके अलावा स्मॉल नॉन कंप्लायंट स्टोमक, ये स्टोमक है नॉर्मली एक अडल्ट का, लेकिन बच्चों में भी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता, इसको टाइम लगता है, तो स्टोमक भी छोटा होता है। अगर उन्हें हम फीड करवा दें ज्यादा एक टाइम पे, स्टोमक इतना स्टोर भी नहीं कर पाता, उसके बाद उन्हें फिर वॉमिटिंग कर देते हैं, बाहर आ जाता है खाना। उसके अलावा लार्ज वॉल्यूम फीडिंग, जो कि मैंने बताया, ज्यादा एक ही टाइम पे हम ज्यादा उन्हें फीड करवा दें बच्चों को, ज्यादा उनकी माँ उन्हें ज्यादा दूध पिला दे या वैसे कोई ज्यादा चीज उनके खिला दें, दलिया खिला दें, कुछ भी, उसकी वजह से भी स्टोमक इतना बर्दाश्त नहीं कर पाता, उन्हें एसोफेगस के थ्रू खाना बाहर वॉमिटिंग हो जाती है। ये इसकी काज है। उसके अलावा इमेच्योर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर ये वाला स्फिंक्टर है जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं, जो एसोफेगस को और स्टोमक को के दरमियान जो स्फिंक्टर लगा है। स्फिंक्टर किस लिए होते हैं कि खाने का जो बैक फ्लो है ना वो ना हो। ये स्फिंक्टर अभी फुली डेवलप नहीं होता बच्चों में, इसीलिए खाना वापस जाने की वजह से रोका ही नहीं जाता किसी स्फिंक्टर से, क्योंकि स्फिंक्टर अभी इमेच्योर होता है, अभी बच्चों में फुली डेवलप नहीं हुआ, तो वो खाना फिर खुद ब खुद वापस चला जाता है। अगर ये स्फिंक्टर बड़ों में तो डेवलप होता है, हम खाना खाते हैं हमें मोस्टली उल्टी नहीं आती, लेकिन बच्चों को अमूमन आती है। क्यों? क्योंकि उनका ये स्फिंक्टर भी डेवलप नहीं होता, या उन्हें हम ज्यादा वॉल्यूम में फीड करवा दें, या उसके अलावा उनकी इसोफेगस छोटी हो, या उन्हें स्पाइन पोजीशन में फीडिंग करवाने के बाद लिटा दें, तो उसकी वजह से उन्हें ये वॉमिटिंग हो जाती है और उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये उसकी काजेज हैं। नॉर्मल सिम्टम्स जो मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिए हैं कि पुअर ग्रोथ है, बच्चों में पुअर ग्रोथ होती है, पेन होती है बच्चों में ना, अपर चेस्ट एरिया में पेन होती है, जीआईटी ट्रैक में, एसोफेगस में, उनके स्टोमक में, और ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, बच्चों को फिर सांस भी नहीं आती। उसके बारे में आपको कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ इसकी। और वॉमिटिंग तो नॉर्मली हम देखते हैं, उसी की वजह से हमें पता चलता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, लेकिन घरों में तो नहीं पता होता कि उसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो रहा है, तो उसको किस तरह टैकल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये जो डिजीज है इसकी हम कॉम्प्लिकेशंस को डील करते हैं, हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करेंगे, ये डिजीज खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इसकी एज सच कोई मेडिसिन नहीं होती, सिर्फ इसकी एक थेरेपी होती है सिंपल, और ये कॉम्प्लिकेशंस को डील करना होता है। सबसे पहले हमारे पास आती है कि पहली कॉम्प्लिकेशन क्या है, फेलियर टू थ्राइव, बच्चा ग्रो नहीं कर पा रहा। फेलियर टू थ्राइव का मतलब होता है कि बच्चे की बॉडी ग्रो नहीं कर पा रही। ग्रो करने का मतलब उसकी इसोफेगस ने बड़े होना है, स्टोमक ने बड़े होना है, ऑर्गन ने, ये जो इमेच्योर स्फिंक्टर्स है इन्होंने मेच्योर होना है, डेवलप होना है, वो नहीं हो पा रहे, ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद एसोफेजिटस, जिसके एंड पे ITIS आता है, उसका मतलब इन्फ्लेमेशन है। एसोफेगस यानी इस एसोफेगस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये एसोफेगस की लाइनिंग में किसी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसकी वजह से भी ये बैक फ्लो होता है खाने का, और पेन भी होती है। ये अनीमिया,
अनीमिया जो एक सबसे इंपॉर्टेंट काज है इसके अंदर, अनीमिया खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। ये क्यों होता है? पहली बात ये बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी हो उसकी वजह से होता है। दूसरी बात ये कि एसोफेजिटिस की वजह से अगर वोमिटिंग में ब्लड आने लग जाए उसकी वजह से भी अनीमिया हो जाता है। तो ये दो काज है अनीमिया की, उसकी वजह से भी इसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है इस डिजीज की। एसोफेजियल स्ट्रक्चर, एसोफेजियल स्ट्रक्चर का मतलब है ये जो हमारी एसोफेगस है, नाली है खुराक की, ये नैरो हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से ये नैरो हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी खाना जब गुजरेगा तो पेन होगी, वापस आएगा तब भी पेन होगी। और वैसे भी ये बहुत ज्यादा पेन काज करती है, बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है, बच्चे रोते हैं रात को स्पेशली दिन टाइम। तो एसोफेजियल स्ट्रक्चर ये एक प्रॉब्लम है। एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का मतलब है कि आपने खाना खाया, दूध या कोई लुकमा बच्चे को क्यों ना दिया हो, वो हमारी खुराक की नाली की जगह हमारे फेफड़ों वाली नाली में चला जाए और फेफड़ों में चला जाए, उसे कहते हैं एस्पिरेशन। और वो इन्फेक्शन काज करती है फेफड़ों में जाके। उसके बाद क्या होता है? क्रोनिक कफ। क्रोनिक कफ, बच्चों में क्रोनिक कफ ही होती है, नॉर्मल कफ का तो उनके अंदर रिफ्लेक्स होता ही नहीं है। क्रोनिक कफ यानी कि सीवियर किस्म की खांसी स्टार्ट हो जाती है जब उनके फेफड़ों में खाना चला जाता है। कुछ भी हो तो वो उनके फेफड़ों में चला जाए, अगर आपने उन्हें फीड करवाया तो उसकी वजह से उन्हें क्रोनिक कफ होगा। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद वॉमिटिंग करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, वॉमिटिंग हो जाए ताकि फेफड़ों से निकल जाए, नहीं तो इन्फेक्शन होगा फिर। उसके बाद डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब है कि जो इसोफेगस है हमारी वो फंक्शन करना बंद कर गई, उसकी फंक्शनिंग। सारी बात है, इसोफेगस मूव करती है तो खाना नीचे आता है, यही तो रिफ्लेक्स है। अगर डिस्फेजिया हो जाए, इसोफेगस की फंक्शनिंग खत्म हो जाए कि इसोफेगस खाना नीचे नहीं पहुंचा रही, कोई वर्क ही नहीं कर रही, तो उसे डिस्फेजिया कहते हैं। उसकी वजह से भी वॉमिटिंग हो सकती है, खाना फिर वापस आ जाएगा। सैंडिफर सिंड्रोम, सैंडिफर सिंड्रोम में ये होता है कि जब कंसिस्टेंटली बच्चे ने वॉमिटिंग की है, वॉमिटिंग की वजह से स्टोमिक की लाइनिंग से रिलीज हो रहा है पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब खाना अंदर आता है तो ये दो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं। अब जब वॉमिटिंग होगी तो खाना वापस जाएगा, ये दोनों एंजाइम भी वापस चले जाएंगे। जब ये एंजाइम वापस चले जाएंगे, स्टोमक की एसिडिटी बढ़ जाएगी, उसकी वजह से एक तो पेन होगी, एसोफेगस में इन्फ्लेमेशन होगी। दूसरी बात ये कि बच्चों में जो मिनरल्स की कमी स्टार्ट हो जाएगी। फिर मिनरल्स की कमी की वजह से माइक्रो की भी होगी और मैक्रो मिनरल्स की भी होगी, न्यूट्रिएंट्स की भी। तो उसकी वजह से बच्चे को नेक कंटोर्शंस होते हैं। नेक कंटोर्शंस, बच्चा अपनी गर्दन भी संभाल नहीं पाता, बच्चे को पकड़ते हैं उसकी गर्दन कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, छोटे बच्चों में, तो वो भी नहीं संभाल पाता, उसे हम कहते हैं सैंडिफर सिंड्रोम। तो ये डॉक्टर्स चेक करते हैं जब उनके पास लेके आते हैं पेशेंट के, हमारा बच्चा में ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर उसे पकड़ते हैं, उसे चेक करते हैं कि उसकी गर्दन का क्या है प्रॉब्लम, क्यों नहीं संभाल पा रहा। तो इसके ये भी कॉम्प्लिकेशन है गर्ड की, कि बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है जब उसके अंदर ये हो वॉमिटिंग वगैरह हो गर्ड के रिलेटेड। उसके बाद लास्ट है जो इसकी कॉम्प्लिकेशन वो एपनिया। एपनिया होती है एस्पिरेशन की वजह से, जैसे क्रोनिक कफ भी एस्पिरेशन की वजह से होती है। एपनिया में क्या होता है, हमारे लंग फेफड़ों में फीडिंग करवाते हैं तो दूध चला जाए या कुछ भी चला जाए, रोटी का लुकमा चला गया, उसकी वजह से फेफड़े काम नहीं करते, सांस नहीं आती, तो हमारे जो ब्रेन के अंदर मेडोला है वो कंट्रोल करता है, जो उसके अंदर हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया मीन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चे का सांस 15 से 20 सेकंड के लिए बंद हो जाता है, बच्चे को सांस नहीं आता। और ये एपनिया कब होता है? ब्रेडिकार्डिया के साथ। ब्रेडिकार्डिया में दिल की धड़कन भी बहुत स्लो हो जाती है, ये भी गर्ड में होता है इसकी कॉम्प्लिकेशन, और ये बहुत सीवियर है और ये बच्चों को एक्सपायर तक कर देती है ये कॉम्प्लिकेशन एपनिया के। फॉर सम टाइम टू 15 to 20 seconds the breathing of children stops with bradycardia, so this is called apnea. So all these complications are related to GERD, gastroesophageal reflux disease की ये कॉम्प्लिकेशन है। जब भी हमने ट्रीट करना है, हमने इन कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करना है, तो खुद ब खुद ये जो डिजीज है वो ठीक हो जाएगा। ये जो लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर है वो कार्डियक स्फिंक्टर है, और जो एंड पे होता है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर है जो डुodenum से मिलाता है। अंदर इसके जो खाना आता है स्टोमक के, ये स्टोमक की डायग्राम मैंने बताई है, बनाई है यहाँ पे समझाने के लिए। तो इसके बारे में जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ये है कि अगर बच्चे ज्यादा वॉमिटिंग करते हैं तो ओवर द काउंटर हमें मेडिसिन मिलती है, डोमपेरिडोन जो मेनली सब कॉन्टिनेंट में चलती है, उसके अलावा मेटोक्लोप्रामाइड ये चलती है। बच्चों को सिरप देते हैं, इनके 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा इनके 1 से 5 माह के बच्चों के लिए ये होता है, फिर ऐसा थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं डोजेज। तो ये होता है कि ताकि वॉमिटिंग रुक जाए। लेकिन अगर ये वाली कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं बच्चे को सीवियर, तो इसका मतलब आप डॉक्टर के पास लेके जाएं, और डॉक्टर के लिए भी है कि वो इन कॉम्प्लिकेशंस को डील करते हैं। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसके अंदर जब कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो जाती हैं उसके बाद फिर ये डिजीज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो बाय टाइम भी ये ठीक हो जाती है, जब एसोफेगस डेवलप हो जाती है, स्फिंक्टर डेवलप हो जाते हैं,
स्टोमक इतना डेवलप हो जाता है कि फीडिंग को संभाल सके। और बच्चे को इसके लिए नॉर्मल थेरेपी है कि बच्चे को वक्फे वक्फे से फीड करवाएं। रात को जब उठ के बच्चे को फीड करवाते हैं छोटे बच्चों को, तो थोड़ी देर के लिए उन्हें लटाएं ना, जैसे मैंने कहा स्पाइन पोजीशन में सीधे ना लटाएं, उनकी गर्दन को और उनके सर को ऊपर रखें, थोड़ा सा हिलाएं जुलाएं बच्चों को ताकि उनका जो खाना है वो हजम हो जाए। तो फीड करवाया तो वो हजम हो जाए 15 से 20 मिनट तक। उन्हें बिल्कुल ऐसे ही ना लटा दें खाना खाने के बाद। उसके अलावा थोड़ी बहुत यानी उनकी बॉडी मूवमेंट रखें। तो ये है नॉर्मल मदर्स के लिए थेरेपी कि वो बच्चों को इस तरह ना करें। और खाना खाने के फीड करवाने के बाद उन्हें उनकी जो कमर है उसको थोड़ी सी मसाज दें हल्की सी, ताकि इजीली उनके लिए डाइजेस्टिव हो जाए। और ये थी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के लिए मैंने नॉर्मल थेरेपी बताई और इसकी ट्रीटमेंट भी बता दिया। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस को डील करना ज़्यादा लाजमी है। अगर वोमिटिंग के साथ किसी को ब्लड आ जाए तो वो बहुत सीवियर कंडीशन है। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि किन बच्चों में गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बच्चे जिन्हें अस्थमा की शिकायत होती है, यानी दमे की शिकायत है, जिन्हें सिस्टिक फिब्रोसिस, ये लंग्स के ऊपर स्कार बनते हैं, उसके रिलेटेड ये डिजीज़ है। उसके अलावा डेवलपमेंटल हैंडीकैप्स, इसका मतलब है, इसका डिजीज़ का मतलब ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसकी फर्स्ट क्राई पहली बार जब वो रोता है वो लाजमी होता है। अगर फर्स्ट क्राई लेट हो तो उसका जो ब्रेन फंक्शनिंग है ना वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ी लेट स्टार्ट होती है। इसी की वजह से उसके अंदर फिजिकल, लैंग्वेज और मूवमेंट रिस्पॉन्स के हिसाब से ना बच्चों में प्रॉब्लम्स होती हैं। फिजिकली वो इतनी जल्दी डेवलप नहीं होता जितनी जल्दी बाकी बच्चे डेवलप होते हैं, मूवमेंट के हिसाब से भी, बोलने के हिसाब से भी। तो डेवलपमेंटल हैंडीकैप्स के रिलेटेड ये है। उसके अलावा हेटल हर्निया के बारे में आपको बताता हूँ कि ये जो लाइनिंग है ना स्टोमक के ऊपर, ये मैंने दिखाई है एसोफेजियल स्टोमक के दरमियान, ये यहाँ पे डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम की लाइनिंग है। डायफ्राम के अंदर से जो होल से एसोफेगस गुजर के आती है, जो स्टोमक के साथ अटैच होती है, उस अटैचमेंट को हिएटस कहते हैं। हिएटस हर्निया का मतलब है कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी वजह से भी गर्ड के जो है ना कॉम्प्लिकेशंस वो बढ़ती हैं। उन बच्चों में जी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये मैंने 4 डिजीज बताई हैं, इन बच्चों में गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके अलावा जिनमें ये कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें तो ये डिजीज है ही है। तो ये मैंने लाजमी साथ ऐड करना था कि ये डिजीज उनमें ज्यादा होता है।